मजाक नहीं बना रहा, जैसा मुझे लगा वही बता रहा हूँ। आज समझ आया और देख भी लिया। लोग प्यार में मजनू कैसे बन जाते हैं, आपको देखकर पता चल गया। समर, ये बकवास बातें मत कर और जा यहाँ से। मॉम डैड के बारे में सोचा है आपने? अगर उन्हें आपकी हालत के बारे में पता चला तो उनको कैसा लगेगा? उनके दिल पर क्या बीतेगी? इसलिए यहाँ आया हूँ, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन खुद को पूरी तरह संभाल लूँगा उस दिन बाहर की दुनिया में कदम रखूँगा। और वो दिन कब आएगा भाई? शायद कभी नहीं, राज ने अफसोस से कहा और घुटनों में सर छिपाकर बैठ गया। समर ने एक नज़र अपने बिखरे भाई की तरफ देखा जो बीते एक साल में बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। हर वक्त उदास और मायूसी रहता था। कमज़ोर और हारा हुआ शख्स ये जो बैठा था वो उसका भाई कहीं से भी कहीं तक नहीं लग रहा था। समर की नज़र टेबल पर पड़े कुछ पेपर पर पड़ी, जिसे उसने उठा लिया और देखने लगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। भाई, ये सब क्या है? समर ने राज की तरफ देखकर पूछा। राज बिना उसकी तरफ देखे बोला, डाइवोर्स पेपर हैं, रिया के दादू ने भिजवाए हैं। क्या आप इन पेपर पर साइन करने वाले हो? राज ने गहरी सांस भरी और चेहरे पर हाथ फेरकर बोला, अगर रिया चाहेगी तो कभी उसे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसे डाइवोर्स देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप एक बार रिया से बात करके देखिए ना, क्या पता वह मान जाए। रिया कभी नहीं मानेगी। तुम्हें पता है, मैं जब रिया को कनाडा से यहाँ लेकर आया, रिया ने मुझसे बात करना तो दूर एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं। पूरे रास्ते खामोश रही। बुरा लगा मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सब मैंने ही किया है और अब मुझे ही बुरा लग रहा है। वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी और ना ही मेरी शक्ल देखेगी, इसलिए मुझे उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, यहाँ से बहुत दूर। पागल मत बनो भाई, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। रिया से मिलना है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। समर, अगर यहाँ रुका तो मैं मर जाऊंगा यार, उसने बेबसी से कहा। मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है, यहाँ से जाना ही बेहतर है। इतना बोलकर राज फूट फूट कर रोने लगा। समर ने राज को ऐसे टूटता बिखरता देख अपने सीने से लगा लिया। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर समर की आंखों में भी नमी आ गई। समर राज से अलग हुआ और उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोला, ठीक है, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा। आप जहाँ भी जाएंगे अपना ख्याल रखेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे। राज ने अपनी गर्दन हिलाई और सही होकर बैठ गया। अब बताओ कहाँ जाना चाहते हैं आप? समर अपने चेहरे पर हाथ फेर कर बोला, यहाँ से कहीं दूर जहाँ शांति हो और मन शांत रहे। पिछले एक साल से दिल और दिमाग से जंग लड़ने के साथ साथ सुकून की नींद नसीब नहीं हुई है। सुकून से सोना चाहता हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ ये भी भूल जाना चाहता हूँ। एक आम इंसान की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, इन सब से बहुत दूर। और वैसे भी यहाँ रहकर क्या करूँगा, किसके लिए रहूँगा? जिससे प्यार करता हूँ उसे तो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई वजूद नहीं रहा है, कोई वजूद नहीं रहा। रिया के बिना राज अधूरा है और हमेशा अधूरा ही रहेगा। रिया के सिवा कोई मुझे बुरा नहीं कर सकता। समय ने राज के कंधे पर हाथ रखा और बोला, फिक्र मत कीजिए भाई, आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मैं सब संभाल लूँगा यहाँ। बोलो कब जाना है आपको? अभी। इधर रिया सबके साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रही थी। नरेंद्र ने सबकी तरफ देखा और उससे बोले, हमने राज को डाइवोर्स पेपर भिजवा दिए हैं, उसके साइन करते ही तुम भी साइन कर देना। उसके बाद हम पेपर कोर्ट में जमा करवा देंगे। उनके इतना बोलते ही रिया हैरानी से उनकी तरफ देखकर बोली, दादू, मैं राज को एक मौका देना चाहती हूँ, कुछ वक्त उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद देखती हूँ मुझे राज के साथ रहना चाहिए या नहीं। रिया, हमने तुम्हारी शादी राज से ज़बरदस्ती करवाई थी ना, अब हम ही चाहते हैं तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि हम गलत थे। राज तुम्हारे काबिल ही नहीं है, तुम्हारा उससे दूर रहना ही ठीक है। आई नो आप सही बोल रहे हैं दादू, लेकिन मुझे लगता है राज अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है मुझसे। वो पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है दादू। मैंने सोचा है मैं कुछ वक्त उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम उसमें तुम्हारे साथ हैं। ये बात हमने पहले भी कही थी और आज भी कह रहे हैं। एक बार अपनी मनमानी करके हमने देख भी ली और भुगत भी ली। दादू प्लीज़ बार बार ये सब बोलकर ख़ुद को ब्लेम मत कीजिए। जो भी मेरे साथ हुआ वो सब मेरी किस्मत में लिखा था और अब सब अच्छा होगा ये मेरा दिल कहता है। नरेंद्र ने गहरी सांस भरी और बोले, तो फिर तुम राज से मिलने कब जा रही हो? अभी कुछ दिन तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन जल्द ही उससे मिलने की सोच रही हूँ। अच्छी बात है जो तुम राज को एक मौका देने के लिए तैयार हो।
हमेशा खुश रहो बेटा, नरेंद्र उसके सर पर हाथ रखकर बोले। राज ने अपने छोटे से बैग में टेबल पर रखे डाइवोर्स पेपर रखे और बैग लेकर नीचे आ गया, जहां समर उसका इंतज़ार कर रहा था। भाई, मैंने आपकी गाड़ी में सारा सामान रखवा दिया है। अब आपको जंगल में तंबू लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू समर, अब मैं चलता हूँ, सफ़र बहुत लंबा है जाने में। कल दोपहर तक वक्त लगेगा। ठीक है भाई, लेकिन आराम से जाना और वहाँ पहुँचकर कॉल करना। उसके इतना बोलते ही राज ने समर के कंधे पर हाथ रखा और वहाँ से आंखों पर ग्लासेस लगाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया और फिर वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया। पीछे खड़ा समर आंखों में नमी लिए अपने भाई को जाता देखता रहा। यह वही राज था जो अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं हुआ करता था। लेकिन कुछ महीनों से राज को काम का कोई होश ही नहीं था। वापस पहले जैसा होने में उसे कुछ वक्त चाहिए था, इसलिए राज यहाँ से चला गया। और फिर अगले दिन शाम के वक्त राज ने अपनी गाड़ी एक जंगल के बीचों बीच लाकर रोकी। ये जगह उसने मैप में देखी थी। राज ने गहरी सांस भरी और गाड़ी से बाहर आया। उसने घूमकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ये जगह डरावनी ना होने के बावजूद काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ चारों ओर फूलों के छोटे छोटे पौधे लगे थे, जिन पर फूल खिल रहे थे, और वहीं कुछ दूरी पर पानी का एक बड़ा सा झरना बह रहा था, जिसकी आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी, जो सुनने में बहुत ही सुकून दे रही थी। राज ने अपना तंबू लगाने के लिए अच्छी सी जगह देखी और गाड़ी से तंबू लगाने का सामान बाहर निकाला और तंबू लगाने लगा। कुछ देर बाद राज ने अपना तंबू लगाया और गहरी सांस भरकर झरने के पास चला गया और वहां बह रहे पानी से हाथ मुंह धोने लगा। फिर वहां से आकर तंबू में चला गया। लेटते ही उसकी पलकें नींद से भारी होती चली गई और कुछ ही देर में वह सो गया। इधर विनोद और रेखा आज ही हैदराबाद आए थे राज से बात करने। नरेंद्र का विनोद को फ़ोन आया था, उनके कहने पर ही वह दोनों यहाँ आए थे। समर अभी ऑफिस से आया था। अपने मॉम डैड को लिविंग रूम में बैठा देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। विनोद ने समर की तरफ देखकर पूछा, राज कहाँ है? अभी तक ऑफिस से आया नहीं है? डैड, भाई यहाँ नहीं है। विनोद ने हैरानी से पूछा, राज यहाँ नहीं है मतलब कहाँ है वो? भाई कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। बाहर कहाँ गया है पता नहीं, बस इतना बोल कर गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम पागल हो गए थे? एक बार जाने से पहले राज से पूछ तो लेते वह कहाँ जा रहा है। मैंने पूछा डैड, लेकिन भाई ने बताया नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। आप परेशान मत हो, भाई ठीक है और वापस आ जाएंगे। जिसका जवान बेटा घर से चला गया हो, ये भी बताकर नहीं गया कहाँ जा रहा है। तुम बोल रहे हो मैं परेशान ना हूँ? विनोद अफसोस से बोले। डैड, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? माँ बोलिए ना डैड को, खामखा परेशान हो रहे हैं। समर रेखा की तरफ देखकर बोला, जो चुप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। मैं क्या बोलूँ, तुम तीनों बाप बेटे मेरी ना तो कोई बात सुनते हो और ना ही मुझे कोई बात बताते हो। रेखा मुंह बनाकर बोली, मॉम हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, कोई भी बात बताकर। आप ऐसे कूल और बिंदासी अच्छी लगती हैं। अच्छा बताइए, आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं? अभी तक नहीं खाया है। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ तब तक। रेखा खड़े होकर बोली और वहाँ से किचन की तरफ बढ़ चली गई। समय ने एक नज़र अपने डैड को देखा और वहाँ से चला गया। ये मॉम और डैड एकदम से अचानक कैसे आ गए? डैड मुझसे राज के बारे में पूछेंगे भी, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता, फिर और ज़्यादा परेशान होंगे। मुझे उनसे छुपा कर रखना होगा भाई के बारे में। आधी रात गुजर गई। इधर राज अपने छोटे से तंबू में सो रहा था। तभी उसके कानों में अजीब सी आवाज़ पड़ी और उसकी आंख खुल गई। वह फौरन उठ बैठा और अपनी आंखें मलने लगा और तंबू से बाहर आकर देखा, जहां इस वक्त अंधेरा था। चांद की रोशनी पूरे जंगल में फैली हुई थी। उसने अपनी नज़र चारों ओर दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। इतना बोलकर राज वापस तंबू में आया और सोने के लिए लेट गया। इधर रिया अपने रूम में बेचैनी से करवटें बदल रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। राज के हक में उसने जो फैसला लिया था, यह सही भी था या नहीं, यही सोच सोच कर वह परेशान हो रही थी। नीचे सबके सामने उसने बोल तो दिया, वह राज को एक मौका देकर देखना चाहती है और उसके बाद डिसाइड करेगी उसे क्या करना है। एक बार राज से मिलना ही ज़रूरी है उसके लिए। उसे देखना चाहती है वह क्या चाहता है, उसके साथ रहना है उसे या फिर पहले की तरह उसके साथ करना है। लेकिन दिल ये भी बोल रहा था, राज बदल गया है, पहले वाला राज नहीं है जो हर वक्त गुस्से में रहता था। आज वही राज एक शांत इंसान बन गया था, जिसे देखकर कोई नहीं बोल सकता ये वही आदमी है जो पहले था। इस बीते एक हफ्ते में रिया हैदराबाद आई और राज के घर के लिविंग रूम में बैठी समर के आने का इंतज़ार कर रही थी।
रिया को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आ रहे समर पर पड़ी। रिया उसे आता देख खड़ी हो गई। समर चेहरे पर कोई भी भाव लिए बिना उसके पास आया और बोला, क्यों आई हो यहाँ? समर को ऐसे बोलता देख रिया हैरान होकर बोली, ऐसे क्यों बात कर रहे हो समर? मैंने क्या किया है जो इतने रूडली बात कर रहे हो? तुमने क्या किया है? रिया ये पूछ रही हो? समर अफसोस भरी नज़रों से उसे देख कर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। क्या किया है मैंने और तुम किस बात का ब्लेम दे रहे हो मुझे? मानता हूँ मेरे भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया है, बहुत गलत किया है, लेकिन वह अपने किए पर बहुत पछता भी रहा है। तुमसे माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है, तुम कहोगी तो। भाई तुम्हारे पैर भी पकड़ने को रेडी है, लेकिन तुमने भाई को डाइवोर्स पेपर भिजवा दिए। ये ठीक नहीं किया तुमने रिया, ठीक नहीं किया। मैंने क्या ठीक किया और क्या नहीं ये तुम मत बताओ मुझे। राज कहाँ है? मुझे उससे मिलना है और उससे बात करनी है। भाई यहाँ नहीं है, जो भी बात बोलनी है मुझे बोलो, मैं बता दूंगा। मैं राज से मिलना चाहती हूँ, तुम बताओ वह कहाँ है? जब से तुमने डाइवोर्स पेपर भिजवाए हैं भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले गए हैं। कहाँ गया है राज? ये नहीं पता मुझे। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है राज कहाँ है? भाई का नंबर कुछ दिनों से बंद आ रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता भाई कहाँ है। इधर राज ने अपने तंबू के सामने आग लगाई और वहीं बैठकर मैगी खाने लगा। दिल दिमाग में रिया ही घूम रही थी। अब तो ऐसा हाल हो गया था राज का कि वह रिया को अपने आसपास इमेजिन करने लगा और उससे बातें करने लगा था। लेकिन जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता वह गायब हो जाती और राज की अपनी इस बेबसी की वजह से आंखें नम हो जाती। रिया मेरी किस्मत में नहीं है। राज तो इस बात को मान क्यों नहीं लेता? उसे आज़ाद कर दे, शायद उसके तेरी ज़िंदगी से जाने के बाद वह किसी और के साथ खुश रहे, जिसके साथ वह रहना चाहती है। मैं खुद के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे उसे आज़ाद करना होगा। राज ने मन में जैसे कोई फैसला किया और मैगी का खाली बाउल वहीं रखकर झरने के पास आया और पानी में कूद गया। थोड़ी देर बाद राज पानी से बाहर निकल कर आया और वहीं पड़े बड़े से पत्थर पर बैठ गया। ठंड की वजह से वह कांपने लगा था और ऊपर से पानी ठंडा था। राज पत्थर से उठकर जलती हुई आग के पास आया और कुछ देर वहीं बैठकर आग को घूरने लगा। बाबूजी, रिया कहाँ है? कल से नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? रंजन ने नरेंद्र के पास बैठकर पूछा। घर से बोलकर गई थी राज से मिलने उसके घर जा रही है, लेकिन हमारी विनोद से बात हुई है। राज कुछ दिनों से अपने घर नहीं है, कहीं गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है राज? पता नहीं कहाँ है, उसके घर वालों को भी नहीं पता है। तो फिर रिया अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई? उसे तो आ जाना चाहिए था। हमें नहीं पता है रिया कहाँ है, उसका फ़ोन आया था, उसने बोला है हम अब उसे फ़ोन ना करें, वह खुद हमें फ़ोन करेगी और हम उसकी फ़िक्र ना करें। बाबूजी, आपको पूछना चाहिए था वह कहाँ है। रिया को पता है राज कहाँ है और वह उसी से मिलने गई है। हम चाहते हैं रिया अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। अगर वह राज के साथ रहकर ही खुश है तो हम भी अपनी बच्ची की खुशी में खुश हैं। इधर राज गहरी नींद में तंबू के अंदर सो रहा था। उसे एहसास हुआ उसके पास उसके करीब कोई है। राज ने हल्की आंखें खोलकर देखा, खुद के करीब रिया को पाया जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और रिया को अपने पास पकड़ के लेटा लिया। आंखें बंद कर ली और सो गया। राज जब से यहाँ आया था तब से हर रात ऐसे ही रिया को इमेजिन करता था। सुबह की रोशनी और पक्षियों की चहचहाहट से राज ने अपनी हल्की आंखें खोलकर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोली और अपने बराबर साइड में सो रही लड़की पर राज की नज़र पड़ी। राज ने उसके ऊपर से अपना हाथ हटाया और उठकर पीछे होकर बैठ गया। लड़की की पीठ राज की तरफ थी, इसलिए राज को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर डर और पसीना आने लगा। कौन हो तुम? उसने अपने डर को दूर किया और गुस्से में दांत भींचकर बोला। लेकिन बदले में कोई जवाब ना पाकर राज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने सो रही लड़की का कंधा पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। समझ नहीं आ रहा सामने जो है वो सच है या फिर झूठ। रिया ने हल्की आंखें खोलकर नींद में राज का हाथ अपने हाथ के नीचे रखा और बोली, सोने दीजिए, बहुत नींद आ रही है। 3 दिन से सोई नहीं हूँ। इतना बोलकर रिया वापस गहरी नींद में चली गई। खुली आंखों से जो वह सपना देख रहा था वह सपना कुछ देर में टूट जाएगा या फिर सच होगा, नहीं मालूम। लेकिन राज इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह ऐसे ही बैठा रिया को देखता रहा और अपनी आंखों से रिया के चेहरे के हर एक नक्श को छूने लगा। 15 दिन बाद आज वह इस चेहरे को देख रहा था जो उसके दिल दिमाग में बसा हुआ था, जिससे उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया था। उसे पता नहीं चला कब उसकी आंखों में नमी जमा हुई और कब आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। राज ने रिया के हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाला और तंबू से निकलकर झरने के पास आकर पत्थर पर बैठ गया।
कुछ देर बाद राज को एहसास हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ये बात वह जानता था। रिया उसका वहम नहीं थी, वह असलियत में यहाँ थी। लेकिन वह यहाँ उस तक कैसे और क्यों आई ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। राज ने पीछे पलटकर नहीं देखा और झरने से गिर रहे पानी को देखता रहा। रिया ने आकर राज के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले राज ने रिया का हाथ कंधे से झटक दिया और पानी में कूद गया। एक पल के लिए रिया शॉक हो गई, लेकिन फिर राज को तैरता देख उसने सुकून की सांस ली और वहीं बैठकर राज के बाहर आने का इंतजार करने लगी। और देखते ही देखते आधा घंटा गुजर गया, लेकिन राज पानी से बाहर नहीं आया। रिया ने कुछ देर और उसके बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आया तो रिया वापस तंबू के पास आ गई। पानी में तैर रहे राज ने पत्थर की तरफ देखा। रिया को वहां न देखकर उसने सुकून की सांस ली और पानी से बाहर आया। रिया के साथ इतना सब कुछ करने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रिया का सामना करे और उसके सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर बात करे। राज ने गीले बालों में हाथ फिराया और गहरी सांस भरकर वहां से तंबू की तरफ बढ़ गया। जहां आते ही उसकी नज़र रिया पर पड़ी, जो कंधे पर बैग डाले उसका ही इंतजार कर रही थी। राज को आता देख रिया बोली, मैं यहाँ आपसे बात करने आई थी, लेकिन आपको शायद मुझसे बात ही नहीं करनी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, गुड बाय। इतना बोलकर रिया पलटकर जाने लगी, लेकिन वह जाने के लिए एक कदम भी बढ़ा पाती राज ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, क्या बात करने आई हो यहाँ इतनी दूर। उसके इतना बोलते ही रिया ने पलट कर देखा और बोली, क्या बात करनी थी और क्या नहीं अब कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बोलो क्या बात करनी है। पहले आप चेंज करके आओ, उसके बाद बात करते हैं, ठंड लग जाएगी। ओके। इतना बोलकर राज ने रिया की कलाई छोड़ी और तंबू में चेंज करने चला गया। रिया कंधों से बैग उतार कर राज की गाड़ी के बोनट पर बैठ गई और किसी गहरी सोच में डूब गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ राज कब उसके पास आया और वहीं गाड़ी के बोनट पर बैठकर एकटक उसे निहारने लगा। अब बोलो क्या बात करनी है तुम्हें, जिसके लिए तुम यहाँ इतनी दूर आई हो। राज उससे नज़र हटाकर सामने देखकर बोला। रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, आप कब आए। जब तुम ख्यालों में खोई हुई थी। मैं ख्यालों में नहीं खोई हुई थी, बस कुछ सोच रही थी। बोलो क्या बात करनी है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप बोलो क्या बात है, क्यों अपना ये हाल बना रखा है। एक बार आईने में अपनी शक्ल देखी है, ऐसा लग रहा है बरसों से बीमार हैं। और ये बाल और ये दाढ़ी, ये सब क्या, क्यों संत बने हुए हैं। मेरी लाइफ है, इसमें मुझे जैसे रहना है और जो करना है वो मैं करूँगा। तुमसे पूछकर नहीं करूँगा और ना ही रहूँगा। इधर मेरी तरफ देखो और सुनो। रिया ने राज का चेहरा ठुड्डी से पकड़कर खुद की तरफ किया और बोली, ये आपकी लाइफ नहीं, आपकी लाइफ के साथ कुछ लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है, इसलिए आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों और किस लिए आए हैं। राज सामने झरने की तरफ देखकर बोला, वहाँ उस शहर में लोगों के बीच रहकर सांस लेना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, इसलिए यहाँ सुकून ढूंढने आया हूँ। तो क्या आपको वो सुकून मिला जो आप यहाँ जंगल में ढूंढने आए हैं। नहीं, राज ने ठंडी सांस भरकर कहा और सामने देखने लगा। रिया उसकी तरफ देखकर बोली, डाइवोर्स पेपर पर साइन किया आपने। उसके इतना बोलते ही राज की गर्दन रिया की तरफ घूम गई। नहीं। क्यों नहीं किए साइन, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते डाइवोर्स। इसलिए वहां से भागकर यहाँ आए हैं ताकि डाइवोर्स ना देना पड़े। रिया के इतना बोलते ही राज नीचे उतरा और चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, तुम यहाँ यही बात पूछने आई हो। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। चली जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, आपको भी साथ लेकर जाऊंगी। रिया के इतना बोलते ही राज ने हैरानी से पीछे पलट कर देखा। रिया को अपने पीछे देख राज हैरानी से उसे देखने लगा। इतने हैरान मत हो, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। राज ने रिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तंबू के अंदर चला गया, लेकिन 1 मिनट बाद फिर आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठा और वहीं सीट पर पड़ा अपना बैग उठाया और उससे डाइवोर्स पेपर निकालकर साइन कर दिए और वापस बाहर आकर रिया के सामने आया, जो पहले से ही हैरान परेशान उसे देख रही थी। इतनी जल्दी है मुझसे आज़ाद होकर किसी और की ज़िंदगी में जाने की, तो मैं ये काम आसान कर देता हूँ। ये रहे डाइवोर्स पेपर, साइन कर दिए हैं मैंने, अब तुम मुझसे आज़ाद हो। जहाँ जाना है जाओ, जिसके साथ शादी करनी है करो, आई डोंट केयर, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना बोलकर राज ने डाइवोर्स पेपर रिया के हाथ में थमा दिए और एक पल गवाए बिना तंबू में आ गया और खड़ा खड़ा घुटनों के बल गिरने वाले अंदाज में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके दूर जाने के ख्याल से दिल कट रहा था, सीने में दर्द महसूस होने लगा और आंखें बरसने लगी।
जिस चीज़ से बचने के लिए वह यहाँ आया था, यहाँ भी वही हो गया। आज उसने मजबूर होकर डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए और उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। रिया की समझ नहीं आया एकदम और अचानक क्या हुआ। वह हैरानी से हाथ में लिए पेपर को देखने लगी। वह तो यहाँ राज को मनाने आई थी ना, फिर राज ने डाइवोर्स पेपर साइन कैसे कर दिए। रिया गुस्से में तंबू के अंदर चली गई, लेकिन राज को ऐसे बिलखते रोते देख रिया का दिल कट सा गया। रिया धीरे धीरे कदम उठाती हुई उसके सामने आई और उसी पोजीशन में बैठकर राज को रोते हुए देखने लगी। वह भी खुद को रोने से रोक नहीं पाई और झरझर उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। रिया ने कांपते हाथों से राज का हाथ अपने हाथ पर रखा, जिसका एहसास पाते ही राज ने गर्दन उठाकर सामने देखा। सामने रोती हुई रिया नजर आई। उसने फौरन अपने चेहरे पर आए आंसू साफ किए और कांपती आवाज में बोला, तो तुम्हारा काम हो गया है, पेपर पर मैंने साइन कर दिए, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। इतना बोलकर राज उठ खड़ा हुआ और जाने लगा, लेकिन वह जा पाता इससे पहले ही रिया ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे राज के कदम वहीं रुक गए। रिया उठकर उसके सामने आई और राज का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे नहीं मालूम था कोई मेरे दूर जाने के डर से इतना टूटकर बिगड़ जाएगा। मैं संभालना चाहती हूँ राज आपको हमेशा। उसके इतना बोलते ही राज ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ नमी आंखों से फिसलकर गालों पर लुढ़कने को तैयार थी। कैसे संभालोगी मुझे? तुम तो दूर जाना चाहती हो और दूर चली भी गई। उसके इतना बोलते ही रिया ने नीचे पड़े पेपर उठाए और राज के सामने ही उन्हें फाड़ दिया। राज हैरानी से खड़ा उसे समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक सामने खड़ी लड़की के दिमाग में इस वक्त क्या आया और वह क्या करने वाली है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस खामोश खड़ा रिया को देख रहा था। वह राज के करीब आई और उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया और राज की आंखों में देखकर बोली, मैं यहाँ आपसे मिलने इसलिए आई थी ताकि आपसे बात करके हमारे रिश्ते को एक और मौका दे सकूं, लेकिन यहाँ आकर मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ राज। राज कुछ बोलता इससे पहले ही रिया झट से उसके गले लग गई और बोली, अब तो यकीन हो गया होगा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। राज ने भी उसे सीने से लगा लिया। रिया ने भी राज पर अपनी बाहें कस दी और आंखें बंद करके राज को महसूस करने लगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है रिया, जिसकी शायद कोई माफ़ी नहीं है। मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ, और इसी चक्कर में तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। और यकीन मानो, जब से तुम मेरी ज़िंदगी से दूर गई हो मैं एक पल भी सुकून से नहीं रहा रिया। तुम जो सज़ा मुझे देना चाहती हो मैं वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राज उसके घुटनों में बैठकर बोला, आपको जो सज़ा दूंगी आप वो भुगतने के लिए तैयार हैं? रिया उसके पास नीचे बैठकर बोली, हाँ, मैंने जो किया उसके लिए तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर इस हफ्ते के आखिर में पूरी फैमिली के सामने आप मुझसे शादी करेंगे और धूमधाम से अपने घर लेकर जाएंगे, और यही आपकी सज़ा है। रिया के इतना बोलते ही राज हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? शादी करना चाहती हो मुझसे? हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहती हूँ। तो तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और ज़िंदगी भर साथ देना चाहती हो? हाँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और ज़िंदगी भर आपका साथ देना चाहती हूँ। राज ने रिया के हाथ अपने हाथ में लिए और उन्हें चूम कर बोला, मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ। तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है रिया। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। रिया के इतना बोलते ही राज ने रिया के माथे पर अपने होंठ रखे और उसे सीने से लगा लिया। राज, मुझे बहुत भूख लग रही है। रिया राज के सीने से लगे ही बोली, भूख लग रही है? बताओ क्या खाओगी? राज उससे अलग होकर उसके बिखरे बालों को कान के पीछे करके बोला, इस जंगल में क्या मिलेगा खाने के लिए? उसने मुंह बनाकर कहा, अभी मैगी से ही गुजारा करना पड़ेगा। बोलो, बना दूं मैगी? मैगी? आई लव इट। मुझे मैगी बहुत पसंद है, लेकिन अपने हाथों की बनी। तुम आराम से बैठो, मैं मैगी बना देता हूँ। आज मेरे हाथ की बनी मैगी खा लो। ठीक है, आप मैगी बना लीजिए, तब तक मैं नहा लेती हूँ। ओके। इतना बोलकर राज तंबू से बाहर आया और गाड़ी से मैगी के पैकेट निकाल कर ले आया। रिया झरने की तरफ बढ़ गई। राज ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और मैगी बनाने लगा। मैगी बनाकर राज ने एक नज़र रिया पर डाली, जो झरने के पास बड़े पत्थर पर बैठी थी। वह रिया के पास आया और उसके बराबर साइड में बैठकर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? ठंड लग जाएगी, जाकर कपड़े बदल लो। रिया झरने से गिर रहे पानी पर नज़र जमाकर बोली, राज, आपने मुझसे माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन मैंने अभी तक आपसे माफ़ी नहीं मांगी। गलती मैंने भी की थी, तो माफ़ी तो मुझे भी आपसे मांगनी चाहिए थी। तुम क्यों माफ़ी मांगोगी मुझसे? मैंने भी बहुत गलत किया आपके साथ। आपको अगर इतना परेशान ना करती तो शायद आप मेरे साथ वो सब ना करते, इसलिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ।
उसके इतना बोलते ही राज ने रिया के चेहरे को अपने हाथों से में भरा और बोला, तुम माफ़ी मत मांगो, मैंने तुम्हारी हर एक गलती माफ़ की। इतना बोलकर राज ने उसके गीले बालों को पीछे किया और रिया के माथे से अपना माथा टिका लिया और आंखें बंद कर ली। राज की गर्म सांसें रिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे उसे अलग ही एहसास हो रहा था और पेट में गुदगुदी हो रही थी। रिया ने राज की बंद आंखें देखी और उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए। राज ने आंखें खोलकर देखा, उसकी आंखें रिया की आंखों से टकराई जो उसे ही देख रही थी। राज की नज़र रिया के होंठों पर पड़ी जो ठंड की वजह से कांप रहे थे और उन पर कहीं कहीं पानी की बूंदें ठहरी हुई थी। राज ने एक नज़र रिया को प्यार से देखा। देर रात रिया की आंख खुली, खुद को राज के इतने करीब देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और अपनी नज़रों से उसके चेहरे के हर नक्श को छू रही थी। तभी उसके कानों में अजीब सी आवाज़ पड़ी जिससे रिया की आंखें बड़ी हो गई। राज उठिए, रिया राज का कंधा हिलाकर बोली और खुद उठ बैठी। उसने कुनमुनाते हुए आंख खोली और रिया को बैठा देखकर वह भी उठ बैठा और बोला, क्या हुआ, बाहर कोई है राज? मैंने अजीब सी आवाज़ सुनी है, उसने घबरा कर कहा। कोई जंगली जानवर होगा, तुम डरो मत, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। राज उसके गाल पर हाथ लगाकर बोला और फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर तंबू से बाहर आया और इधर उधर नज़र दौड़ाकर लाइट की मदद से देखने लगा। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रिया भी बाहर निकल कर आ गई और घबराई नज़रों से इधर उधर देखने लगी। देखा कोई नहीं है, कोई जंगली जानवर होगा, तुम खामखा डर रही थी, चलो आओ अंदर। इतना बोलकर राज रिया का हाथ पकड़कर अंदर ले आया और अंदर से तंबू की जिप लगा ली और रिया के चेहरे को हथेली में लेकर बोला, तुम इतना क्यों घबरा गई? बाहर कोई नहीं है, हम सुबह होते ही यहाँ से घर के लिए निकल जाएंगे। अब आप यहाँ नहीं रहोगे? सुबह होने तो दो, उसके बाद सोचते हैं घर कब जाना है। रिया बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, सोचना कुछ नहीं है, सुबह होते ही हम घर चलेंगे। ठीक है चलते हैं घर, तुम अब सो जाओ, मैं एक बार और बाहर देख कर आता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे डर लगता है, यहीं रहिए मेरे पास। रिया उसके सीने से लगकर बोली, ओके नहीं जाता, तुम आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो, हम सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन नरेंद्र हाउस और ग्रोवर हाउस में सब खुश थे, सबके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। राज ने समर को सब बता दिया था और उसे शादी की तैयारी करने के लिए बोल दिया था। समर ने जब ये बात विनोद और रेखा को बताई तो उन दोनों के चेहरे पर भी खुशी से चमक आ गई और खुशी खुशी उन दोनों के लौटने का इंतजार करने लगे। विनोद ने नरेंद्र को भी फ़ोन करके बता दिया था। नरेंद्र भी बहुत खुश थे और अपनी तरफ से शादी की जो तैयारी उनको करनी थी वो लोग करने लग गए। राज गाड़ी ड्राइव करते हुए रिया का हाथ अपने होंठों से लगाकर बोला, मैंने समर को हम दोनों के बारे में बता दिया है और उसे शादी की तैयारी भी करने के लिए बोल दिया है। तुम खुश हो ना? रिया ने भी राज की हथेली पर अपने होंठ रखे और बोली, मैं बहुत खुश हूँ, अब आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती राज। शादी तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहना होगा, लेकिन शादी के बाद मैं भी एक पल तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। अभी तक हम आधे रास्ते ही पहुँचे हैं, रात गए घर पहुँचेंगे, तब तक तुम सो जाओ, थक गई होगी, नींद नहीं आ रही है, आपसे बात करने का मन है। ओके, बात करने का मन है तो यहाँ आकर बैठो, राज गाड़ी सड़क किनारे रोक कर बोला। रिया एक पल गवाए बिना ही राज की गोद में बैठ गई और बोली, अब चलो चलेंगे, पहले मुझे अपनी होने वाली बीवी से प्यार तो करने दो, फिर एक हफ्ते तक मैं तुम्हें छूना तो दूर देख भी नहीं सकूंगा। राज उसके कान पर होंठ रखकर बोला, तुम मुझसे शर्मा रही हो, अब तो हम दोनों के बीच कुछ भी छिपा नहीं है। और कुछ देर बैठकर प्यार भरी बातें करते रहे, फिर दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके बात करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, जहाँ खुशियाँ उन दोनों की मुंतजिर थी और उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। अधूरी होकर भी इन दोनों की मोहब्बत पूरी हो गई और बेइंतहा पार की मंजिल की ओर बढ़ रही थी। दास्तान एक मोहब्बत अधूरी रहे या फिर पूरी हो, लेकिन असल में मोहब्बत की एक दास्तान लिखी देती है और दो धड़कते दिलों की एक धड़कन बन जाती है। राज और रिया के प्यार की दास्तान मोहब्बत मुकम्मल हो गई और सब परेशानी और मुश्किलों को दूर करके दोनों एक हो गए और अपनी ज़िंदगी की खुशी तलाशने के लिए नई मंजिल की तरफ निकल गए।